Hello everyone. Hi everyone, welcome back to my class. I am Tamsa Tyagi, your biology educator on rank list. So we'll be starting with the next chapter, that is biological classification. So biological classification का आज first lecture है and आज हम क्या क्या cover करेंगे. So we'll be covering all these topics. सबसे पहले हम classification systems पढ़ेंगे कि कौन कौन से types of classification systems रहते हैं. देन उसके बाद हम मोनेरा के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है कि क्या क्या मोनेरा के कैरेक्टर्स होते हैं. क्लासिफिकेशन सिस्टम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी दैट हमारा जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है दैट इज़ अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. मतलब उसके अंदर 5 किंगडम्स होते हैं और उन 5 किंगडम में से एक किंगडम आपका ये मोनेरा रहता है, राइट. तो मोनेरा इज़ द फर्स्ट किंगडम और इस किंगडम की क्लासिफिकेशन हम आज के मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी इनटू आर्की यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा ये भी हम आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि नाउ वी आर हैविंग लाइक लॉन्ग लेक्चर्स, सो आई वांट टू कंप्लीट मैक्सिमम सिलेबस इन दिस क्लास. ओके, सो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं. क्लासिफिकेशन सिस्टम्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है. सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के अंदर क्या आएगा, द टाइप्स, मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो हमारे रहते हैं दो तरह के, नेचुरल और आर्टिफिशियल. क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बेटा हमारे जो मेन होंगे ना दो तरह के होंगे. एक तो होगा नेचुरल, दूसरा रहने वाला है आर्टिफिशियल. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल के अंदर क्या इनिशियली सिर्फ कुछ जो बाहर से दिखने वाले आपके कैरेक्टर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, सिर्फ वही लिए. ठीक है, विच आर आउटर अपीयरेंस जिनका विजिबल होता है. सो नेचुरल में क्या आता है आपका, जिनको हम बाहर से देख सकते हैं. ठीक है, विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, और वी कैन सिंपली से द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. और बेटा जो नेचुरल सिस्टम होता है ना, इसके अंदर सिर्फ 2 से 3 ही कैरेक्टर लिए, इससे ज़्यादा लिए ही नहीं, राइट. तो मतलब जो बाहर से दिखने में 2-3 कैरेक्टर्स दिख रहे थे उनके बेसिस पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया. और किसने दिया ये, तो इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था एंड दैट वाज कंसिडर्ड टोटली नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही यूज़ हो रहे थे और वो भी कितने, सिर्फ इक्का दुक्का, है ना, देख के पता लगा रहे थे कि भाई ये ऑर्गेनिज्म ये है. तो इसमें एक कंट्रीब्यूशन तो था बेटा जी हमारे एरिस्टोटल का, जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं. क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल हिम एज फादर ऑफ बायोलॉजी, राइट. तो इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, इन्होंने क्लासिफाई किया सारे ऑर्गेनिजम्स को एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर उन्होंने क्लासिफाई कैसे किया था, एज मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. क्या लिया, साइज के बेसिस पे. ठीक है, साइज के बेसिस पे क्लासिफाई किया
और कैसे क्लासिफाई किया? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज बता दिया कि बेटा वहाँ ऑर्गेनिजम्स क्या है हमारे, प्लांट्स जो हैं वो साइज के बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर दिया एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। वहीं अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग द नंबर ऑफ आरबीसी, कि वहां पे आरबीसी का नॉट द नंबर बट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी, क्या वहां पे रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसीज। ठीक है, कि रेड ब्लड सेल्स वहां प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। और कैसे क्लासिफाई किया स्टूडेंट्स? हाउ डिड दे क्लासिफाइड? Animals that were having the RBC and animals that were not having the RBC। तो नॉट वाले में मैंने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने सिंपली देखा कि क्या ये मतलब कैरेक्टर लिया है। आप खुद सोचो, मतलब यार खाली आरबीसी की प्रेजेंस एब्सेंस है ना, प्लांट के साइज के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन बिठा दी पूरी की पूरी सारी बायोडाइवर्सिटी की, तो इसीलिए दीज वर डिस्कार्डेड, है ना। कौन ही एक्सेप्ट करेगा यार, मतलब हम लोगों को अभी लग रहा है कि कौन ही एक्सेप्ट करेगा, बट उस टाइम पे बेटा ये भी एक बहुत बड़ी, मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ रिसर्च कि दे वर डूइंग दिस थिंग ऑल्सो ना, ये भी एक बहुत ही बड़ा रिसर्च का पार्ट होता था। क्योंकि हमको क्या चाहिए होता है ना, किसी भी रिसर्च हो या कोई भी हमारे पास जो आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं तो बेसिस होगा, कहीं तो कुछ बेसिस फॉर्म हुआ होगा ना, तो वो बेसिस कौन फॉर्म करता है? हमारे एंसेस्टर्स। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई सबको। ऑल राइट, अब हम आगे का देखेंगे। नेचुरल में और भी कुछ आता है, किसी को कोई आइडिया है? कभी पढ़ा हो चैप्टर? और भी किसी साइंटिस्ट का नाम आपने सुना हो जिसने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम देने की कोशिश की है? यस, इट इज कैरोलस लीनियस। सो नेचुरल में एक और नाम सामने आता है, और मेनली आपका एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो मेनली आपको सिर्फ इसी का पूछा जाता है। ठीक है, लीनियस का। तो अगर ऑप्शन में लीनियस हो तो लीनियस ही मार्क करेंगे, राइट। क्या दिया? कैरोलस लीनियस was another scientist जिन्होंने अगेन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया, एंड ही आल्सो क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने भी क्या किया था? ऑर्गेनिजम्स को सिंपली प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफाई कर दिया, राइट। प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ठीक है, कैरोलस लीनियस जी ने क्लासिफाई किया इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ आफ्टर दिस यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स इन्होंने बताए, इसके लिए जो कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए गए थे, दैट वर अगेन just the outer characteristic, visible characteristics, shape, size, colors, habitats, ज़्यादा से ज़्यादा बस इनमें से ही 2-3 कैरेक्टर्स को लिया जाता है। ठीक है, शेप क्या है, साइज क्या है ऑर्गेनिज्म का, कलर क्या है, मतलब जो विजिबल कैरेक्टर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा हैबिटेट ले लिया। ठीक है, बस इतनी ही बातें होती थी और इतने ही कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते थे।
अभी नाउ सिंस इट वाज नॉट जस्टिफाइंग, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखे गए जो ना तो प्लांट्स की कैटेगरी में फिट हो रहे थे और ना ही एनिमल्स की कैटेगरी में फिट हो रहे थे, तो अभी क्या करना ज़रूरी था, इनको कोई और सिस्टम प्रोवाइड करना ज़रूरी था, हाँ कि नहीं, है ना। तो इसके लिए एक नया सिस्टम आया, दैट वाज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या समझ गए भाई, यहाँ पे कैरेक्टर्स कम है, हम यहाँ पे ज्यादा कैरेक्टर्स यूज करेंगे। तो आर्टिफिशियल में क्या हो रहा है, मोर कैरेक्टर्स आर बीइंग यूज्ड, राइट। ज्यादा कैरेक्टर्स का इस्तेमाल होगा, ज्यादा यहाँ पे आपका बताने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलो एक बार इधर आ जाते हैं एंड या थोड़ा एनसीईआरटी को देख लेते हैं साइड बाय साइड। तो मेरी क्लास में जब भी बैठेंगे प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी हमेशा साथ में लेके बैठेंगे सब, ठीक है ना। साथ में एनसीईआरटी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी इज ओनली योर सेवेज, सेवेज भी है और सैवेज भी है ये, ठीक है बच्चे। चलो थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही करते हैं फिर हम, चलिए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इट वाज गिवन बाय लीनियस अंकल, ठीक है। लीनियस अंकल ने ये टू सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया है। आ जाओ चलो देखते हैं। सो एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. So सबसे पहले किसने की थी क्लासिफिकेशन की कोशिश, एरिस्टोटल ने। और मैंने अभी क्या बताया, एरिस्टोटल को हम और क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है, हमारे एरिस्टोटल ही है। He used to simply, इन्होंने क्या किया, सिंपल सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया टू क्लासीफाई, सॉरी माय बैड। तो क्लासीफाई क्या किया स्टूडेंट्स, प्लांट्स को क्लासीफाई किया इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, ठीक है। प्लांट्स को सिंपली क्या क्लासीफाई कर दिया, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में, ठीक है। तो यानी ये इसका किसके बेसिस पे हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। एंड एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया गया, एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया, तो एनिमल्स को डिवाइड कर दिया इनटू टू ग्रुप्स, जहां पे रेड ब्लड सेल्स थे और जहां पे नहीं थे। आई इतनी बात समझ में, ये पैराग्राफ समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। लीनियस ने, मैंने यही चीज आपको समझाई है, लीनियस जिनका फुल नेम क्या है, कैरोलस लीनियस, ठीक है। इन्होंने क्या दिया स्टूडेंट्स, ही गेव दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विद प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो लीनियस जी ने प्लांटे और एनिमेलिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, दैट वाज डेवलप्ड, दैट इंक्लूडेड, जिसके अंदर आपके सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स थे, ठीक है। सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स को हमने इसी में, मतलब लीनियस ने क्या करा, इन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया कि भाई जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है दैट इंक्लूड्स जस्ट दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना, बिल्कुल भी पॉसिबल। सो दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब देखो डिसएडवांटेजेस देखो, क्यों इसको डिस्कार्ड किया गया, ध्यान से ये पूरा पैराग्राफ देखना।
राइट, ध्यान से ये पूरा पैराग्राफ देखेंगे. सो हैव अ लुक हियर. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, ये सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं करता between what the यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. तो ये जो सिस्टम है ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था, है ना. अब हमको प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली दे दिए. अब प्लांट्स के अंदर यूकैरियोट प्रोकैरियोट सब आ गए, एनिमल्स में यूकैरियोट प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया भी एनिमल में आ गया. तो कोई डिस्टिंग्विश नहीं हो पाया यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में. देन यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का के बीच में कोई अंतर नहीं हो रहा. भाई यूनिसेल्यूलर भी यही है, मल्टीसेलुलर भी यही है, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. देन फोटोसिंथेटिक कौन है, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है, इसके बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा कि कौन सा फोटोसिंथेटिक है, कौन से ग्रीन एल्गी है, कौन से आपके नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई हैं. यानी देखो आपके जो एल्गी होती है ना, देखने में वो हरे भरे हैं, उनको प्लांट्स में उठा के डाल दिया. अभी देखो यार, एल्गी जो होता है वो अपना खाना खुद बना सकता है, उनके पास क्लोरोफिल है. बट फंजाई बेचारा क्या है, वो तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भरोसे जिंदगी काट रहा है. अब उस फंजाई को भी उसी एल्गी के साथ प्लांट्स में डाल दिया, तो नहीं हुआ ना भाई. कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं. तो यही मैंने बोला कि इन लोगों ने क्या किया था नेचुरल सिस्टम में, दे डिड नॉट एक्चुअली इंक्लूडेड दी योर मेन कैरेक्टर्स. तो लिए ही नहीं, बस घुमा फिरा के थोड़े बहुत कैरेक्टर्स ले लिए एंड बात खत्म. Now classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand. बहुत आसान से सिंप्लीफाइड तरीके से उन्होंने मोटा मोटा आपको जो है क्लासिफिकेशन करके दे दिया. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी. और बेटा ऐसा हो रहा था ना कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स तो कितनी इनमें से कैटेगरी में फॉल भी नहीं कर रहे थे, है ना. दे वर नॉट इवन फॉलिंग इन दिस कैटेगरी. हाँ, सिंपल. तो hence the two kingdom classification used for a long time was now found inadequate. तो जिसको बहुत टाइम से यूज कर रहे थे, अभी वो क्या हो गया, inadequate. Now it is no longer being used. तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी बन सकता है कि आपका जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है. तो बेटा डिसएडवांटेजेस क्या हो गई हमारे जो आर्टिफिशियल ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. इतना समय क्यों लगा रहा है. ठीक है. ओके, सो there were certain limitations of two kingdom classification. क्या limitations थी भैया टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, क्या limitations है टू किंगडम क्लासिफिकेशन की. सबसे पहली कि it do not differentiate between eukaryote and prokaryote. यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में कोई डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, इट डज नॉट differentiate between unicellular and multicellular organisms. यूनी और मल्टीसेल्यूलर में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है बेटा. ठीक है. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. राइट. सो इट डज नॉट डिफरेंशिएट either between your eukaryote and prokaryote.
ना ही डिफरेंशिएशन है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, और ना ही डिफरेंशिएशन है फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। तो किसी में भी इनमें कोई डिफरेंशिएशन वो नहीं कर रहा था, और इतने सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डिडंट इवन गॉट एनी कैटेगरी। उनको ना तो प्लांट्स में डाला गया ना एनिमल्स में, कहाँ जाएंगे भाई वो, हाँ उनका भी तो कुछ ठिकाना हो, उनकी भी तो कोई कैटेगरी हो। सो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स did not got space in any category, ठीक है, उनको कहीं भी नहीं डाला गया। सो हेंस ये सभी क्या है, these were all the disadvantages of your two kingdom classification which was given by of course Linnaeus, right? हेंस इसको क्या कर दिया गया बच्चे, इसको बहुत टाइम तक तो यूज किया, लेकिन जब इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था, इतनी सारी डिसएडवांटेजेस थी, तो उसके बाद उसको वहां से क्या कर दिया गया, भैया अब आप जाइए, नाउ यू आर बीइंग डिस्कार्डेड। आया समझ में सभी को? चलिए वापस आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। So, hence the two kingdom classification was used for a long time and उसको inadequate लगा, तो उसको क्या कर दिया भैया, डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। Besides gross morphology, a need was felt for including other characters। तो बेटा यहाँ पे क्या समझ में आया, दिक्कत क्या थी कि हम सिर्फ कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही अपना बेसिस बना रहे हैं क्लासिफिकेशन का, जो कि गलत है। क्यों गलत है, हमने देख लिया भाई, इतने सारे डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं उसकी वजह से। मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में डिफरेंस नहीं है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में नहीं है, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में नहीं है, और इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को तो कहीं जगह ही नहीं मिल रही। तो इसके लिए बेटा अब वहां पे और थोड़े से हमको इंटरनल स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए। क्या क्या इंटरनल स्ट्रक्चर्स, लाइक सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेचर ऑफ वॉल, भाई वहां पे अगर सेल वॉल है तो वो सेल वॉल किस चीज से बनी है, जैसे कि प्लांट्स में अगर हम देखें तो सेल्यूलोज से बनी होती है, फंजाई में अगर हम देखें तो काइटिन से बनी होती है, और एनिमल्स में अगर हम देखें तो सेल वॉल ही नहीं होती है ना। बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, राइट। देन इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जानने की जरूरत थी, है ना। हैबिटेट पता होना चाहिए, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पता होने चाहिए, एंड साथ में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पता होने चाहिए। आई बात समझ में? क्या हमको ये सारे कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। वहां पे नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब मोड क्या है, खाने का मोड क्या है, कैसे खा रहे हैं, क्या खाना वो खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक है, क्या वो बाहर से खाना लेते हैं, रेडीमेड फूड लेते हैं, हेटेरोट्रॉफिक है, और अगर हेटेरोट्रॉफिक भी है तो भी उसमें भी टाइप्स होते हैं, पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है ना, सिम्बायंट है, किस तरह का हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी देखना पड़ेगा। देन हैबिटेट कैसा है भाई, किस किस तरह के हैबिटेट्स में मिलते हैं, कैसी कैसी कंडीशंस में पाए जाते हैं, क्या उनकी ग्रोथ को कंडीशंस ऐसी होती हैं जो फेवर करती हैं। तो ये सारे हमको कैरेक्टर्स डिटेल में मिलेंगे अगर हम और थोड़ा सा ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। देन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, किस तरह के गैमीट्स होते हैं, किस तरह के एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, स्पोर्स हैं, क्या है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, बडिंग हो रहा है, स्पोरुलेशन हो रहा है, विच प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ जाननी होती हैं। देन एवोल्यूशनरी प्रोसेस कैसा है उनका, यानी कि वो धीरे धीरे जब इवॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आप देखोगे, अब उनको बैक ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो अब हमको क्या मिलेगा, एक कॉमन एंसेस्टर कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर कोई दो ऑर्गेनिजम्स एक कैटेगरी में है तो उन दोनों ऑर्गेनिजम्स का
उससे जो पहली वाली कैटेगरी है वहां पे कॉमन एंसेस्टर पक्का से पक्का मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ना हम हिस्ट्री जान सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की, कैसे एवोल्यूशन आया, क्या क्या पार्ट्स में चेंज आए, और फर्दर स्टडी भी तो कर सकते हैं यार कि आगे आने वाले ऑर्गेनिजम्स में अब हमको कौन तरह के, मतलब किस तरह के हमको एवोल्यूशनरी चेंजेस दिख सकते हैं, क्या हमको फ्यूचर टाइम में कोई नई स्पीशीज इवॉल्व होते हुए दिख सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी। Hence, the classification systems for the living organisms have hence undergone several changes over the time. इसीलिए बहुत सारे changes हुए and this दो plant and animal हमेशा constant रहा है 2 kingdom से लेके 5 kingdom तक। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम वॉज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। इसके अलावा हमको और नए नए किंगडम्स मिले बीच में एंड इट केप्ट ऑन गोइंग ऑन, कई बारी मतलब ये जो है यहाँ पे चेंजेस आए थे। And then we had 3 kingdom, 4 kingdom, and finally we have a 5 kingdom classification which is given by R.H. Whittaker। ठीक है, फाइनली हमारे पास क्या आता है, ये किंगडम आता है जो किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, ये किसने दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इट वाज गिवन बाय R.H. Whittaker। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं, वापस से प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं अपनी, and let's talk about this 5 kingdom classification। किसने दिया बेटा जी, ये नाम याद रखना हमेशा, R.H. Whittaker जी ने दिया ये, ठीक है, it was given by R.H. Whittaker। कैसे क्लासिफिकेशन हुई थी, okay, let's classify। The very first is Monera, kingdom Monera, then we have Protista, then we have Fungi, then we have Plantae, और लास्टली हमारे पास क्या आते हैं, एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। ओके, मोनेरा के अंदर हम क्या देखेंगे बच्चों, मोनेरा के अंदर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल वर व्हाट, यूनिसेल्यूलर। क्या थे, सबके सब यूनिसेलुलर थे। इवन प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे ये भी कैसे थे, यूनिसेल्युलर थे। बट अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई से लेके एनिमेलिया दे ऑल वर मल्टी सेल्युलर। कैसे थे सबके सब, मल्टी सेल्युलर थे। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आई। अच्छा, यूनी मल्टी में डिफरेंस पता है ना, यूनी मीन्स एक सिंगल सेल है, उसी सेल के अंदर सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फीडिंग, ग्रोथ, योर एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, सब उस एक सिंगल सेल में हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल योर अमीबा, दैट इज आल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहाँ आता है अमीबा, आता है हमारे प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका सेल का टाइप कैसा होता है, मोनेरा इज द ओनली किंगडम जहाँ पे हमको क्या मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक। रेस्ट सबके सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब आप खुद बताइए, अगर तो यहाँ प्रोकैरियोटिक है ना, तो इसका मतलब देयर इज नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो नो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। यहाँ पर यू 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 सारे यू है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और यहाँ पर भी प्रेजेंट, क्योंकि ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, और बेटा यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल वॉल, प्रेजेंट है या नहीं। मोनेरा में सेल वॉल इज देयर एंड इट इज मेड अप ऑफ, आपके पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड से बनी होती है ये। इनमें से एक है पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, सेल वॉल किसी किसी में होती है, इन सम, किसी किसी में मिलेगी हमको। फंजाई में प्रेजेंट है, यस। एंड किससे बनी होती है, किससे बनी होती है सेल वॉल यहाँ पे, फंजाई, अभी मैंने जस्ट बताया था, काइटिन से बनी होती है। और प्लांटे के अंदर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, प्लांटे के अंदर सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। और अगर हम बात करें एनिमेलिया की, तो नो सेल वॉल, सेल वॉल इज एब्सेंट हियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा मोनेरा जो होते हैं, यहाँ पे हमको ऑटोट्रॉफिक भी मिलते हैं और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं मोनेरा में, ऑटोट्रॉफिक भी होंगे और हेटेरोट्रॉफिक भी होंगे। प्रोटिस्टा की अगर बात करें, तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या होते हैं, वी हैव हेटेरोट्रॉफिक, मतलब यहाँ पे भी, मतलब वी कैन से ऑटो भी होते हैं और हेटेरो भी होते हैं, ठीक है। ऑटो भी हमको दिखता है और हेटेरो भी दिखता है, वो हम जब डिटेल में डिस्कशन करेंगे पूरा प्रोटिस्टा का, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ ऑटो है कहाँ हेटेरो है। फंजाई इज कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, जिसमें कि ये पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं और सैप्रोफिटिक फॉर्म में भी होते हैं, राइट। ये पूरा चार्ट अभी मैं दोबारा से, आप अगर आपको नहीं यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना, मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये टर्म्स अगर बाद में नहीं याद रहती, तो द सेम टेबल चार्ट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो फॉलो एनसीईआरटी फॉर द चार्ट, ठीक है। फॉलो एनसीईआरटी फॉर योर चार्ट। इनफैक्ट आपको कंप्लीट एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, तो अभी हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लांटे की अगर हम बात करें, तो उसमें योर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हम उसको केटर नहीं कर रहे हैं यहाँ। एंड एनिमेलिया की अगर हम बात करें, तो दे आर कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, राइट। तो बेटा ये रहता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दिया था, एंड एक्सप्लेन दैट वी हैव मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया एज दी 5 किंगडम्स, राइट। चलो अब आ जाते हैं एनसीईआरटी पे, आ जाइए फटाफट देखते हैं। यही वाले चार्ट की हम बात कर रहे थे, द सेम चार्ट अभी मैंने जो आपको बताया वही है, देख लो एक बारी फटाफट, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यू 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 यू, सिर्फ मोनेरा प्रो है, बाकी सब यू है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एब्सेंट होगी आपकी सेल वॉल, वेयरएज बाकी सब में प्रेजेंट होने वाली है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज यूनिसेल्यूलर, दिस इज ऑल्सो यूनिसेल्यूलर, बाकी सब मल्टी मल्टी मल्टी। यहाँ पे हमको लूज टिश्यू मिलेगी, यहाँ पे हमको टिश्यू और ऑर्गन्स दोनों मिल जाते हैं, और यहाँ पे हमको टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाते हैं। सेल वॉल बेटा मैंने बताया था, यहाँ पे हमारे पास सेल वॉल इज प्रेजेंट, पेप्टिडोग्लाइकेन या पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की बनी होती है। प्रोटिस्टा के अंदर कहीं कहीं प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट विद काइटिन, फंजाई की अगर बात करें तो काइटिन में काइटिन की बनी होती है, एंड प्लांटे में इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, एंड एनिमल्स में एब्सेंट रहेगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास मोनेरा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज ऑटोट्रॉफिक, और ये ऑटोट्रॉफिक भी फर्दर 2 टाइप का हमको दिखता है, क्या,
एक तो होता है कीमोसिंथेटिक, ठीक है, और एक होता है फोटोसिंथेटिक। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये सारी चीजें, कीमो और फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं। देन वी हैव हेटेरोट्रॉफिक, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, हेटेरोट्रॉफिक में यहाँ पे ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो डेड और डीकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करते हैं, यानी डेट्रिटस पे, और पैरासिटिक होता है जो एक लाइव लिविंग बीइंग को एज अ होस्ट यूज करके उनकी बॉडी के अंदर रह के वहां से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑटोट्रॉफिक, देन वी हैव हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। अच्छा, यहाँ पे ये ऑटो भी होते हैं, हेटेरो भी होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये होते हैं हमारे सैप्रोफिटिक भी होंगे, पैरासिटिक भी होंगे। यहाँ पे हमारे प्लांट्स टोटली ऑटोट्रॉफिक एंड एनिमल्स टोटली हेटेरोट्रॉफिक। इसमें जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसका मतलब होता है दैट टेकिंग इन फूड, कंप्लीट फूड थ्रू द माउथ, मतलब आप खाने को पूरा मुंह के अंदर डालोगे, ठीक है, यू विल इनगल्फ इट, एंड फिर बॉडी के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म होता है। और कहीं कहीं पे होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है बाहर ही उसको फूड को ब्रेक करके मेटाबोलाइज कर देते हैं और फिर उसको इनटेक करते हैं। तो होलोजोइक में फूड को बॉडी के अंदर लेके इनगल्फ करके उसके बाद उसको छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है। सो वी नो दिस, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होलोजोइक होता है एनिमल्स के अंदर भी, ठीक है। तो दिस इज आई गेस ये आपको इतना आता होगा, ठीक है। चलो, मतलब आपने ये टर्म पढ़ी होगी, मैंने समझा भी दिया है, नहीं भी आता तो आई हैव एक्सप्लेन कि होलोजोइक का मतलब क्या है। आ जाते हैं हम एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। हम ना पूरी एनसीईआरटी से डील करेंगे। नाउ आई हैव डिसाइडेड कि हम एनसीईआरटी को भी केटर कर लेते हैं, जिससे कि आपका आगे का काम भी सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। R.H. Whittaker 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड Monera, Protista, Fungi and Plantae. We have discussed this, right? इसी को हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। The 3-domain system has been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain, and thereby a 6 kingdom classification. You will learn about it in detail classes. तो अभी आपको ये 6 kingdom classification के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, बस एक थोड़ा सा यहाँ पे ना इसके बारे में कभी कोई क्वेश्चन आता है, अगर कुछ क्वेश्चन आएगा भी ना तो आप सिंपली देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइन पे आएगा कि यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम यूज किया है, जहाँ पे सिर्फ मोनेरा को 2 डोमेन्स में बांट दिया। मोनेरा हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन्स, एंड उसकी वजह से फाइनली देयर इज योर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये है, बट आपको नहीं पढ़ना, यू डोंट हैव टू स्टडी, ओके। चलो, लेट अस look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. So earlier classification system में bacteria, blue green, इन सबको fungi, mosses, algae, gymno, angio सबको plant में डाल दिया था। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. तो इनके पास जो एक जो common character था कि इनके पास सबके पास सेल वॉल जरूर थी. दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स व्हिच वाइडली डिफर्ड इन सेल in other characters. It brought together the prokaryotic bacteria and blue green with other groups which were eukaryotic. It also grouped together in the unicellular organisms and multicellular ones, say for example Chlamydomonas और Spirogyra. इनको भी एक साथ डाल दिया, ठीक है. They were placed together under algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic. So even आपका जो अर्लियर क्लासिफिकेशंस होते थे वहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को भी डिफर नहीं किया जाता था, है ना. हेटेरोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स दैट इज एल्गी, उनको भी सेम ही उसमें डाल दिया था, ठीक है. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. ये पैराग्राफ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने स्किप कर दिया. मैंने आपके लिए रीड कर दिया, बट इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. बाद में kingdom fungi को देखा, भाई इसके पास तो एक अलग से सेल वॉल है ना, और इसकी सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है वो भी प्लांट से अलग है, तब इसको kingdom fungi में डाला, ठीक है. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and unicellular or eukaryotic were placed under kingdom Protista.
फिर सारे यूनिसेल्युलर वालों, यूनिसेल्युलर के अंदर भी डिस्टिंग्विश किया, तो जो केवल यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक थे उनको मोनेरा में डाला, और जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक थे उनको प्रोटिस्टा में डाला. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella with your Paramecium and Amoeba. So hence it has put together all organisms in which earlier classifications were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. This kind of understanding of the characters and evolutionary relationships over the time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic. देखो, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अब जो फाइनली हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया है, ठीक है, इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, मैं इसके बारे में भी आपको आगे आगे बताऊंगी, ठीक है. वी विल बी स्टडिंग अबाउट इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हमारा प्लांट किंगडम के अंदर एक पैराग्राफ दिया है, वहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड. अगेन आई विल टॉक अबाउट द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल देयर, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने आर्टिफिशियल और नेचुरल को भी डिटेल में डिस्कस नहीं किया, वो प्लांट किंगडम में अब डाल दिया गया है, तो उसको मैं वहीं पे उठाऊंगी, ठीक है. Over time an attempt has been made to evolve a classification system. तो ये जो है एक evolved classification system है जिसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स बचे, नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल बट यहाँ फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट क्या फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स भी लिए गए जो कि बेस्ड थे किस पे, ऑन योर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. ये हमारे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड थे ये कैरेक्टर्स. दीज कैरेक्टर्स वर बेस्ड ऑन योर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट द कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक है, जहाँ पे हम कॉमन एंसेस्टर्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं. आ गई इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस. सो इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया. तो आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी सारी समझ में आ गई है. तो इनिशियली हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि देखो यार, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बहुत सारे लोगों ने देने की कोशिश करी, इंक्लूडिंग योर एरिस्टोटल, लीनियस, और मैं प्लांट किंगडम में बताऊंगी देयर वाज अनदर क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, ठीक है. फाइलोजेनेटिक वाज गिवन बाय एंटलर, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय योर एंटलर, ठीक है, एंटलर ने दिया था, ठीक है. तो इसी तरह आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो है धीरे धीरे इवॉल्व हुए, और इनिशियली सिर्फ वहाँ पे 2-3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज करते थे. अब हम क्या क्या करते हैं, हम नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल बट फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी देखते हैं, सेल का टाइप देखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज देखते हैं, रिप्रोडक्शन का टाइप देखते हैं, देन ऑल्सो अलॉन्ग विद द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, साथ में हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी देखते हैं, ठीक है. चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे किंगडम मोनेरा के साथ में. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट किंगडम मोनेरा. तो किंगडम मोनेरा की इनिशियली अगर हम बात करते हैं, जो इसके बेसिक कैरेक्टर्स हैं, आ जाओ पहले बेसिक कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं हम लोग कि इनका हैबिटेट क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, और कैसी कैसी जगहों पे ये मिलते हैं, ठीक है. चलिए लेट्स टॉक अबाउट किंगडम मोनेरा, ठीक है. सो किंगडम मोनेरा दे आर द सोल मेंबर्स. किंगडम मोनेरा कैसे हैं, ये सोल मेंबर्स हैं ऑफ योर किंगडम मोनेरा. जब हम मोनेरा की बात करते हैं, किंगडम मोनेरा की बात करते हैं, तो ये हमारे क्या है, किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स हैं. बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स हैं. मोनेरा के अंदर सारे के सारे क्या आएंगे, बैक्टीरिया.
दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा। आप जहां मर्जी देखो, कहीं पे भी जाके देखो, आपको हर जगह बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया नजर आएंगे, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक आप मिट्टी को ऐसे उठा लो, है ना, मुट्ठी में उठा लो, आपको एक मुट्ठी सैंड में भी आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सारा बैक्टीरिया भर भर के मिल जाएगा। अरे वो छोड़ो, सैंड को भी छोड़ो, आप हाथ ऐसे झाड़ दो यार, हमारा सारा दिन हाथ हम इधर उधर टच करते हैं, मैं बोर्ड टच कर रही हूँ, कहीं ना कहीं से डस्ट भी आया होगा, इस पेन पे भी डस्ट आया होगा, तो वहां से बैक्टीरिया आते ही आते हैं। यस और नो? दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। इसके अलावा जो इनके हैबिटेट्स हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, बड़े एक्सट्रीम होते हैं। और स्पेसिफिकली इनके अंदर जो आर्की बैक्टीरिया है, दे आर लिविंग इन द मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस। दे लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे कि आपके हॉट स्प्रिंग्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, स्नो हो गया, डीप ओशंस हो गए, राइट। इन सारी जगहों पे आपको क्या मिल जाते हैं, हमारे बैक्टीरिया। कैसे कैसे एक्सट्रीम कंडीशंस आप देख सकते हैं, हर तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में हमको बैक्टीरिया ग्रो होते हुए मिल जाएंगे। Many of them live in और other organisms are parasites। तो इनमें से कुछ organisms तो क्या एज अ पैरासाइट भी सर्वाइव करते हैं। तो एज अ पैरासाइट रहेंगे तो यानी कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक होगा। ऑटोमेटिकली समझ गए भाई ये बात तो हम। नाउ बैक्टीरिया की 4 कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन देयर शेप। क्या क्या? सबसे पहले बेटा इनकी शेप होती है कोकस, यानी सर्कुलर शेप, इस तरह से ये गोल गोल बैक्टीरिया हमको नजर आते हैं। देन वी हैव द रॉड शेप्ड बैसिलस, ऐसे रॉड जैसे हमको बैसिलस नजर आते हैं, ठीक है। देन वी हैव दी कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप के हमारे पास में ये विब्रियो होते हैं। एंड देन वी हैव दी स्पिरुलम दैट इज स्पाइरल शेप्ड, ऐसे स्पाइरल शेप के ऑर्गेनिजम्स। आई इतनी बात समझ में? यस और नो? क्लियर? तो वी आर डूइंग द जनरल कैरेक्टर्स अभी बैक्टीरिया के। इसके बाद दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। भैया देखो, देखने को तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, सिंपल है, बट दे आर हेंस वेरी कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर, ठीक है। उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो कुछ नहीं, इट इज सिंपली अ प्रोकैरियोट, एक न्यूक्लियस तक भी नहीं है इनके पास प्रॉपर में, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, नो सेल ऑर्गेनेलीज। तो और ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में तो बेटा काफी ही यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर इनका है। बट अगर बात करते हैं इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिहेवियर की, तो वहां पे हमको अच्छा सा कॉम्प्लेक्स इनका नेचर और बिहेवियर दिखता है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अगर हम इनको कंपेयर करते हैं ना, ठीक है, तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, वो खुद एज अ ग्रुप क्या शो करता है, मोस्ट एक्सटेंसिव, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। हमको सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इन्हीं बैक्टीरिया में दिखती है। यानी इनका मतलब आपको ऐसी ऐसी तरह की यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दिखेंगी जो शायद कई दूसरे ऑर्गेनिजम्स में हमें नहीं दिखती, ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड भी है इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, और इनफैक्ट यहाँ पे कुछ आपके बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, ठीक है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, जो सबसे ज्यादा हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, दे आर व्हाट, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, यानी दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। तो ये जो होंगे हेटेरोट्रॉफिक वाले, ये तो आइदर दे विल बी फीडिंग ऑन द डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी वो क्या होने वाले हैं, पैरासिटिक होंगे, या फिर क्या होंगे आपके, अगर वो डेड और डीकेइंग मैटर से खाना ले रहे हैं तो क्या होंगे, सैप्रोफिटिक, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? यस और नो? डन है जी? चलो ऑल राइट, अब आ जाते हैं आपके नोट सेक्शन पे एंड लेट्स जस्ट क्विकली सी बैक्टीरिया क्या पढ़ा है अभी हमने। चलो जल्दी से रिवाइज करो। सो किंगडम
मोनेरा नोट्स आपको साइड बाय साइड बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, एनसीईआरटी से रीडिंग करेंगे और साइड में आके आप लोग नोट्स बनाएंगे मेरे ही साथ, ठीक है। डेली अगर ऐसे चैप्टर पढ़ोगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम लूजिंग एनीवेयर। हाँ, चलो किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। तो किंगडम मोनेरा का जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने क्या पढ़ा कि देखो सबसे पहले चीज मोनेरा हमारे क्या है, ये सोल मेंबर्स इसके क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। सोल मेंबर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ये कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो हमने पढ़ी थी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है बेटा जी ये, राइट। साथ में ये क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, है ना। सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ योर पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना, पॉलीपेप्टाइड्स और आपके अमाइनो एसिड से बनी होती है। सो देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ एब्सेंट होगी, नो न्यूक्लियस, no membrane bound cell organelles, or they are simple in structure and complex in behavior। बेटा स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल है लेकिन बिहेवियर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इनका, है ना। डाइवर्सिफाइड, shows diversity in metabolism, ठीक है, and found everywhere। Hence ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट होंगे, जहां जाओगे वहीं आपको ये दिखेंगे, क्लियर। एंड हैबिटेट्स कैसे होते हैं इनके, दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, आपके हॉट स्प्रिंग्स में हमको मिलेंगे ये। दे विल बी लिविंग इन योर डेजर्ट्स, ठीक है, स्नो माउंटेन, स्नो कैप्स। तो ऐसी हर जगह हमको ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिल जाते हैं हमको ये, मतलब हमको ऐसी ऐसी जगह पे मिलेंगे ना ये कि आप खुद देखेंगे कि यार इस तरह के ऐसे कंडीशंस में, इतने हाई टेम्परेचर्स में, इतने हाई एसिडिक अल्कलाइन कंडीशंस में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। इसके अलावा अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत है ना। हमने शेप्स पढ़ा, शेप्स पढ़ा हमने स्टूडेंट्स, शेप्स कैसा होता है, तो शेप्स के बेसिस पे हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। We have coccus, vibrio, bacillus, spirillum। कोकस कैसे होते हैं, राउंड होते हैं,
विब्रियो कैसे होते हैं? कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। बैसिलस कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं। स्पाइरलिम कैसे होते हैं? स्पाइरल शेप्ड होते हैं। राइट। देन शेप्स के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा जो इनका, इफ वी टॉक अबाउट देयर मोबिलिटी, क्या ये मूवेबल होते हैं? तो हाँ, कुछ में मूवेबल होते हैं। इफ दे कैन बी मोटाइल ऑल्सो, लिख देते हैं पहले, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर तो ये मोटाइल होते हैं तो मोटिलिटी स्ट्रक्चर क्या होता है? दैट इज फ्लैजेला। इनके पास में क्या होता है मोटिलिटी के लिए? दे हैव अ फ्लैजेला, ठीक है। मूवमेंट के लिए इनके पास में क्या होता है? फ्लैजेला। बेटा राउंड इस तरह होते हैं हमारे राउंड बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड ऐसे वाले होते हैं, रॉड शेप कैसे होते हैं? ऐसे वाले। स्पाइरल शेप कैसे होंगे? ठीक है, ये हो गए हमारे स्पाइरल शेप, राइट। फ्लैजेला में स्टूडेंट्स डिफर करता है इनका स्ट्रक्चर कैसा है। समटाइम्स दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, तो वो कैसे हो जाएंगे? नॉन मोटाइल। जिसके पास कोई फ्लैजेला नहीं है उनको क्या बोलेंगे? नॉन मोटाइल। और ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एट्राइकस, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक सिंगल फ्लैजेला होता है, इनको बोलते हैं मोनोट्राइकस। कुछ बैक्टीरिया के पास में क्या होते हैं? उनकी पूरी पेरीफेरी पे इस तरफ फ्लैजेला होते हैं, एक से ज्यादा, उसको हम बोलते हैं पेरीट्राइकस, ठीक है। सम बैक्टीरिया हैव flagella just on one end, मतलब दो एंड्स पे इस तरह से टफ्ट जैसा भी हो सकता है, उनको बोलते हैं लोफोट्राइकस, राइट। तो हमारे जो ट्राइकस कम्स फ्रॉम द वर्ड योर फ्लैजेला, ठीक है। ट्राइकस यहाँ क्या है? फ्लैजेला है। अगर तो वो नहीं है तो एट्राइकस है, अगर सिर्फ एक है तो मोनो है, अगर पूरी पेरीफेरी पे इस तरह प्रेजेंट है तो पेरीट्राइकस है, और इस तरह अगर टफ्ट हमारे मिल जाते हैं हमको तो हम इसको बोलते हैं क्या? लोफोट्राइकस, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, नाउ let's talk about their nutrition. बेटा न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो हैं दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो एंड दे कैन बी हेटेरोट्रॉफिक ऑल्सो। ऑटो यानी अपना खाना खुद बना रहे हैं, मेक देयर ओन फूड। नाउ देयर आर टू मेथड्स टू सिंथेसाइज फूड। दो तरीके होते हैं फूड सिंथेसाइज करने के। एक तो है ईदर दे आर फोटोसिंथेटिक, या तो वो क्या है? फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, या वो क्या है? कीमोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक में सिंपली आपका सनलाइट को, ये सनलाइट है, सन को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, एंड इसको फिर कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करके
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन फाइनली वहाँ पे जो भी आपका फूड होता है उसको ब्रेक करते हैं एंड उससे एटीपी रिलीज करते हैं। मतलब जो भी वहाँ पे आपके सोर्सेज होते हैं कार्बन के, उनको ब्रेक करके देन दे रिलीज द एटीपी, राइट। तो ये होता है आपका फोटोसिंथेटिक का तरीका। दूसरा है कीमोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक में कैसे करते हैं बेटा, कीमोसिंथेटिक में इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स का यूज करके इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं एंड दे मेटाबोलाइज, बेसिकली उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया जाता है ना, और फिर यहाँ से रिलीज होती है आपकी बहुत सारी एटीपी। दिस एटीपी इज यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी। सिमिलरली इन दिस केस यहाँ पे भी आपकी एटीपी रिलीज हो गया एंड दिस विल बी यूज्ड, राइट। तो ये हो गए हमारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक पे। हेटेरोट्रॉफिक में वी हैव, जहाँ पे वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है ना। और खाना बना कैसे रहे हैं, दो तरीके हैं अगेन कैसे इनको मिलता है। एक तो है ईदर दे आर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो ऊपर बैठते हैं, मतलब ऊपर उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे जिनको हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, या उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे जिनको हम एंडोपैरासाइट कहेंगे, और वहां से फिर वो न्यूट्रिशन को लेते हैं। आई बात समझ में। सो दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन from a living host body. सैप्रोफिटिक में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि उसकी जगह ये डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम और न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड मैटर, जिसको हम बोलते हैं क्या, डेट्रिटस। तो बेटा जितना भी नेचर के अंदर आपका प्लांट्स और एनिमल्स के रेमनेंट्स रह जाते हैं, उनका रिमेनिंग पार्ट्स जब उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो भी कुछ नेचर में बच जाता है उसको कौन साफ करता है वहाँ से, किसी न किसी का काम तो होना चाहिए ना उसको डिग्रेड करने का, उसको जो है वहाँ पे नेचर से साफ करने का। तो वो काम कौन करता है, ज़्यादातर हमारे बैक्टीरियाज और फंजाई ही करते हैं, ठीक है, जो सैप्रोफिटिक होते हैं नेचर में, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ऑल दीज फूड इनटू द डेड मैटर। क्लियर, आ गया समझ में? यस। चलिए वापस आ जाते हैं और लेट्स टॉक हियर। अब बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो होते हैं, सबसे पहले हम आर्की बैक्टीरिया, द क्लासिफिकेशन ऑफ योर मोनेरा हैव बीन डिवाइडेड इनटू, सिंपली दे आर क्लासिफाइड इनटू आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, हमें एनसीईआरटी के अलावा कोई और टेक्स्ट बुक या फिर कोई और नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि हमको देना है बेटा एग्जाम, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन ले ले और दूसरी क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे तो हम एनसीईआरटी से भटक जाएंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। तो मेरा सोल पर्पस है कि हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की हर एक लाइन को चबा चबा के घोल लें अपने अंदर, ठीक है, वही करना है हमें।
चलो आर्की बैक्टीरिया समझ में आया। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया दे आर वेरी स्पेशल। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में, मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में हमको ये मिलेंगे, जैसे कि सॉल्टी एरियाज, हैलोफाइल्स इनको बोलते हैं। अगर ये सॉल्टी एरियाज में मिलते हैं, नमकीन एरिया जहाँ हाई सलाइन कंडीशन है, हाई सॉल्ट कंडीशन है, वहाँ पे अगर ये मिलते हैं तो इनको हैलोफाइल्स कहते हैं। अदरवाइज these can be found in the high temperatures, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स जहाँ पे एसिडिक कंडीशंस भी ज़्यादा है, या अगर ये मार्शी एरियाज में मिल रहे हैं तो हम इनको मिथानोजेंस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफर करते हैं क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कंडीशंस, और जो कि इनको एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे स्यूडोम्यूरिन जैसे स्ट्रक्चर्स इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं जो इनको एक्सट्रीम हैबिटेट में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? लिख लेना इसको, स्यूडोम्यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट, मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। बहुत सारे रूमिनेंट एनिमल्स की गट में हमको ये मिथानोजेंस, ये मार्शी एरिया वाले बैक्टीरिया मिलते हैं, जैसे हमारी कैटल्स हैं, काऊ, बफेलोज। कौन से होते हैं बेटा रूमिनेंट एनिमल्स? जिनका स्टमक का 3 हिस्से हुए होते हैं, उसमें से जो तीसरा हिस्सा है दैट इज 4 हिस्से हैं, सॉरी 4 हिस्से होते हैं, उसमें से चौथे हिस्से को हम र्यूमेन कहते हैं। दैट्स द 4th पार्ट ऑफ देयर स्टमक, एंड उसी स्टमक के पार्ट में ये वाले बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, दैट इज बायो गैस फ्रॉम दिस डंग ऑफ दीज एनिमल्स। क्लियर हो गई ये बात? आया सबको समझ में? क्या समझ में आया? चलो आ जाओ, नोट बनाते हैं। आइए, तो स्टूडेंट्स, हमारी जो मोनेरा है दैट हैव बीन क्लासिफाइड एज आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड लास्टली क्या? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया होते हैं सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। These are the new, U means new और एक्चुअल बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया भी इनको हम कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल देम एज ट्रू बैक्टीरिया। एंड माइकोप्लाज्मा एक ऐसी कैटेगरी है, दीज आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, और इनकी खास बात है दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता। क्लियर? चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्कीबैक्टीरिया की। तो बेटा आर्कीबैक्टीरिया में क्या है? दे सर्वाइव इन द मोस्ट हार्श कंडीशंस। मेन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दे कैन सर्वाइव in the most harsh conditions। रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कॉम्पोजिशन। ठीक है, सेल वॉल कॉम्पोजिशन थोड़ी सी अलग होती है बाकी बैक्टीरिया से। मैंने बताया स्यूडोम्यूरिन जैसे स्ट्रक्चर्स वहां प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है स्टूडेंट्स?
हैलोफाइल्स, ठीक है, आपके एसिडिक और थर्मो कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर कंडीशंस में भी मिल जाते हैं, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस, ये सारे टाइप के बैक्टीरिया हमको जो है आर्की बैक्टीरिया में मिल जाते हैं। हैलोफाइल्स हमारे हाई सलाइन कंडीशंस में मिलेंगे, जहां बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कंडीशंस हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर्स में हमको क्या मिलते हैं, हमारे थर्मोफाइल्स मिलते हैं। हाई एसिडिक कंडीशंस में हमको मिलती हैं हमारे एसिडोफाइल्स। और हाई टेम्परेचर एंड एसिड, जहाँ टेम्परेचर भी हाई है, एसिडिटी भी हाई है, तो वहाँ पे हमको थर्मो एसिडोफाइल्स मिलेंगे। और मिथेनोजेंस कहाँ मिलते हैं हमको, मार्शी एरियाज में, ठीक है, मार्शी एरियाज में हमको मिथेनोजेंस मिलते हैं। तो ये सारे टाइप के बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया रहते हैं एंड वी कैन फाइंड देम इन ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो आर्की बैक्टीरिया जो है दे आर ऑल्सो फाउंड इन मतलब जो इनमें से हमारे मिथेनोजेंस है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन दी गट ऑफ योर रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया के अंदर हमारे, अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिकली किसकी, मिथेनोजेंस की, तो जो मिथेनोजेंस होते हैं यहाँ पे, ये स्पेसिफिकली हमारे दे आर ऑल्सो फाउंड in the gut of ruminant animals. ruminant animals की गट में भी ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि योर कैटल्स, काउस, बफेलोस, राइट। एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, ऑल्सो फाउंड इन काउडंग, भाई ये काउडंग में भी मिलते हैं। एंड इनसे बायोगैस भी बनता है, ठीक है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बायोगैस। तो ये बायोगैस बनाने में भी काम आता है। क्लियर, आ गया समझ में, यस और नो? इतनी बात क्लियर हो गई सबको? चलो आ जाइए वापस से एनसीईआरटी पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे, सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से? ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज यू बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं, दे आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, मतलब इतने सारे हमारे पास बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी इनको हम कहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल इनके पास होती है, और अगर ये मोटाइल होती है तो इनके पास फ्लैजेला होगा। इनमें से जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, दे हैव क्लोरोफिल ए, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। तो आपको याद होगा प्लांट्स के अंदर भी हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है, और इस पिगमेंट की मदद से प्लांट्स एब्जॉर्ब द सनलाइट which is further used in the process of photosynthesis। तो समझ गए, यानी यहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स भी फोटोसिंथेसाइज करते हैं, जस्ट सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो ये भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स रहते हैं। दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर formation your synthesis of food, ठीक है। तो they are also responsible for synthesis of food। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, दीज आर यूनिसेल्युलर
कॉलोनियल भी हो सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट दैट ये सिर्फ सिंगल सेल मिलेंगे, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड फ्रेश वाटर या मराइन भी हो सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकती है। तो मतलब हमको ये एक्वाटिक एनवायरमेंट में भी मिल सकते हैं, जिसमें कि दे कैन बी फाउंड आइदर इन द फ्रेश वाटर और इन द मराइन हैबिटेट, या ये हमको कहाँ ये टेरेस्ट्रियल एल्गी में भी मिल सकते हैं। The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath। यहाँ पे जो colonies होती है वो किससे surrounded होती है बेटा? They are generally surrounded by the gelatinous sheath। अगर हमको ये इस तरह से colony की form में मिलता है, ये देख रहे हो, ये एक कॉलोनी है, ये अभी क्या है, एक कॉलोनी है कंप्लीट, तो इसके सराउंडिंग में इस तरह से ये एक जिलेटिनस की शीट होती है, म्यूकस शीट भी इसको हम बोल सकते हैं, जो इसको पूरी तरह कवर और प्रोटेक्ट करके रखती है। क्लियर हुई ये बात? they often form blooms in the polluted water। जहाँ पे पानी गंदा होता है, पोल्यूटेड होता है, तो वहाँ पे ये फोटोसिंथेसाइज कर करके क्या करते हैं, ब्लूम्स बना देते हैं। बहुत मतलब उस पानी को की जो ऊपर अपर सरफेस होती है उसको पूरा घेर लेते हैं, एंड दे टेक आउट ऑल द ऑक्सीजन फ्रॉम देयर। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen। इनमें से बहुत सारे organisms atmospheric nitrogen को भी fix कर लेते हैं in specialized cells called heterocyst। कहाँ पे fix करते बेटा? specialized cells में, जिनको हम बोलते हैं heterocyst, ठीक है। they fix it into the special cells which are known as heterocyst, ठीक है। तो इनको fix करते हैं heterocyst में। नॉस्टॉक एंड एनाबीना, क्या क्या है? नॉस्टॉक है और एनाबीना है। सो वी हैव नॉस्टॉक एंड एनाबीना, राइट? नॉस्टॉक एंड एनाबीना। क्लियर? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। कीमोसिंथेटिक, अगर ये कीमोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, तो दे ऑक्सीडाइज द वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यही मैंने आपको बोला था, जैसे कि आपका नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ठीक है, इन सबको फिक्स करके वहां पे उनकी जो एटीपी रिलीज होती है उसको वो अपनी एनर्जी के लिए यूज करते हैं। They play a great role in recycling the nutrients like nitrogen, phosphorus and iron and sulfur। तो यानी स्टूडेंट्स क्योंकि ये इन सारे सबस्ट्रेट्स को लेके इससे एनर्जी यूज करें तो उसको यूटिलाइज करते हैं ना, तो इसलिए दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन दी न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ योर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर, इन सब की न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी यहाँ पे हो जाती है। क्लियर हो गई ये बात? यस। चलिए नेक्स्ट आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पे। सो बेटा ये हमारा एग्जाम्पल है नॉस्टॉक का, एंड ये है यहाँ पे हेटेरोसिस्ट, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं ये नेचर में। दीज आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ठीक है। मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे जो हैं आपके इम्पैक्ट शो करते हैं ह्यूमन अफेयर्स। कई कई हेल्प भी करते हैं और कई कई नुकसान भी पहुंचाते हैं। हेल्प करने वाले जैसे कि आपका लैक्टोबैसिलस, जिससे हमको दही मिलता है, कर्ड मिलता है। एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। राइजोबियम आपका जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, दैट इज दीज आर द बैक्टीरिया जो ह्यूमन वेलफेयर को कहीं ना कहीं से हेल्प कर रहे हैं। और अगर मैं बात करती हूँ आपके कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होंगे वो पैथोजेंस की तरह भी काम करेंगे, यानी हमें क्या पहुंचाते हैं, बीमारियां, है ना। तो पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे, दीज आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो और ये हमें, हमारी क्रॉप्स को, हमारे फार्म एनिमल्स को, हमारे पेट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस सैंकर, ये सारी डिजीजेस हमें कॉज करते हैं, राइट। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस मेनली बाय फिजन। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो इनमें जो हमारा वेजिटेटिव होता है दैट इज फिजन। एसेक्सुअल आपका स्पोर्स के थ्रू होता है,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं देखने को मिलता. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, तो इट्स नॉट एक्चुअली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ किसी भी तरह का गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता. by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to another, जहाँ पे एक primitive तरह का DNA ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में. I'll explain you अभी, ठीक है. Lastly we have the mycoplasma. लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, दे कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, ओके, एंड दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेते हैं, कोई सेल वॉल नहीं होती, और इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. और बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर. प्लूरल डिजीजेस कॉज कर देते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है माइकोप्लाज्मा करते हैं. चलो आ जाओ अब नोट्स बनाते हैं. चलिए सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द यू बैक्टीरिया. ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया बेटा, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं. दीज आर एक्चुअली द ट्रू बैक्टीरिया. ट्रू बैक्टीरिया हैं, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट बैक्टीरिया है. देन इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो बैक्टीरिया होंगे दे कैन बी मोटाइल, ठीक है. ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं. मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजेला होगा, नॉन मोटाइल होंगे तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है. देन स्टूडेंट्स ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं. दे कैन बी colonial also, they can be filamentous also, ठीक है. एंड अगर ये colonial होते हैं तो इनके सराउंडिंग में एक जिलेटिनस शीथ होती है, कवरिंग होती है. इसके अलावा ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी मिल सकते हैं जिसमें दे कैन बी मराइन ऑल्सो एंड फ्रेश वाटर ऑल्सो. एंड ये हमारे लैंड पे एल्गी की तरह भी मिल सकते हैं, ठीक है. तो दे कैन बी ऑल्सो फाउंड एज टेरेस्ट्रियल एल्गी. और ये पोल्यूटेड वाटर में क्या करते हैं, ब्लूम्स फॉर्म कर देते हैं, ब्लूम्स, राइट, ठीक है. अब ये आपके फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं. बेटा अगर तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया, तो सिंपली मैंने बताया था लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. साइनोबैक्टीरिया में वी हैव नॉस्टॉक, एनाबीना, ठीक है. और ये साथ साथ जो नॉस्टॉक एनाबीना है दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल सेल, स्पेशलाइज्ड सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्या नाम है उसका, अभी पढ़ा हम लोगों ने, दैट इज योर हेटेरोसिस्ट, ठीक है. क्या होता है, वी हैव हेटेरोसिस्ट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है. नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है कौन, हेटेरोसिस्ट, राइट. एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स इफ वी टॉक अबाउट यहाँ पे जो हमारा कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे ये क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को ब्रेक डाउन करके वहां से एटीपी जो निकलती है को ब्रेक करेंगे और वहां से जो भी एटीपी निकलती है उसको फॉर एनर्जी यूज की जाती है एज एन एनर्जी. ये कौन कौन से सबस्ट्रेट हो सकते हैं आपके, दिस कैन बी योर नाइट्रेट्स ऑल्सो,
nitrites also, these can be your ammonia also, राइट ये सारी चीजें हो सकती हैं। और साथ में बच्चों जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग इन नेचर। किस किस की न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, इन सब की नाइट्रोजन वो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग भी नेचर के अंदर ये कर लेते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने यू बैक्टीरिया के बारे में क्या पढ़ा कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कभी कभी तो बेटा ये हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं, मतलब इतने अच्छे बैक्टीरिया है ये कि ये हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, ठीक है। अच्छा बिफोर दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक में स्टूडेंट्स ये पैरासिटिक फॉर्म में हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगे और अगर ये हेटेरोट्रॉफिक होंगे, हेटेरोट्रॉफिक सबसे ज्यादा अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। ये हमको पैरासिटिक फॉर्म में भी मिल सकते हैं और ये हमको सैप्रोफिटिक फॉर्म में भी मिल सकते हैं, राइट। डू आई नीड टू एक्सप्लेन पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक अगेन, हमने बहुत बार कर लिया, ठीक है। देन इसके अलावा स्टूडेंट्स यू बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। हेल्पफुल बैक्टीरिया बोले तो जैसे कि कर्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, मिल्क टू कर्ड, है ना, कौन करता है, लैक्टोबैसिलस। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, कौन करता है, हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने ये, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स दे कैन बी हार्मफुल और पैथोजेनिक, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं टू प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, ठीक है। यानी दे आर डिजीज कॉजिंग, ठीक है, डिजीज कॉजिंग। कौन कौन से डिजीज कॉज कर देते हैं भाई, अभी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा, दे कैन कॉज कॉलेरा, टेटनस, निमोनिया, ठीक है। और क्या लिखा था, दे कैन कॉज डिजीजेस लाइक, और क्या लिखा था बेटा, टाइफॉइड, है ना, टाइफॉइड, ये सब ह्यूमंस में कॉज करता है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या कॉज करते हैं, जैसे कि सिट्रस सैंकर, सिट्रस प्लांट्स के अंदर सिट्रस सैंकर कॉज कर देते हैं बैक्टीरिया। कौन कॉज करता है बेटा, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ठीक है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई कॉजेस सिट्रस सैंकर इन प्लांट्स। कॉलेरा कौन कॉज करता है, विब्रियो कॉलेरे, विब्रियो कॉलेरे। टेटनस कौन कॉज करता है, टेटनस कौन कॉज करता है, माइकोप्लाज्मा, नहीं सॉरी माइकोप्लाज्मा नहीं, टेटनस कौन कॉज करता है, टेटनाई, विब्रियो टेटनाई, हैं मैं खुद भूल गई। अच्छा टाइफॉइड कौन कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी, राइट। और हमारा निमोनिया कौन कॉज करता है, निमोनिया कॉज करने वाले होते हैं हमारे पास में माइकोप्लाज्मा नहीं, या सो माइकोप्लाज्मा तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हो गए, सॉरी मेरे ना दिमाग से उतर गया निमोनिया। इट्स गिवन इन योर हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, ठीक है, तो वहाँ पे हमको ये पढ़ना ही है
राइट मेरे को याद आएगा तो आई लेट यू नो, ओके। नहीं तो वो अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में देखना, वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ से देख के यू कैन फिल दिस, ओके। नहीं तो मैं कल की क्लास में आपको बता ही दूंगी। ऑलराइट, कभी कभी टीचर्स के दिमाग से निकल जाता है, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे हो गए हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक के अलावा हमारे पास में क्या होते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया की हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो बेटा यहाँ पे कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि या तो सिंपली क्या होगा, ईदर इट इज वेजिटेटिव, जहां पे सिंपली क्या होता है, फिजन, है ना, फिजन होगा। ये बैक्टीरिया है, ये ब्रेक हो गया और ये हमें दो बैक्टीरिया मिल गए, सिंपली फिजन। या क्या होता है, एसेक्सुअल, जहां पे स्पोर्स की मदद से, है ना, एसेक्सुअल स्पोर्स की मदद से ये बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। इन बैक्टीरिया के अराउंड एक सिस्ट फॉर्म हो जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि इन स्पोर्स को तब तक प्रोटेक्ट करेगी जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंसिस्टेशन। ठीक है, इसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, यहां से ये सारे स्पोर्स निकल के बाहर आ जाते हैं। दिस स्पोर्स कम आउट एंड ईच स्पोर्स फॉर्म योर बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपके न्यू बैक्टीरियाज बना देंगे। हर स्पोर जो है दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ न्यू बैक्टीरिया। तीसरा तरीका होता है आपका, इट इज अ type of sexual reproduction but not actually a sexual reproduction, so let's call it as a DNA transfer। ठीक है, जहां पे सिंपली एक बैक्टीरिया अपने डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के पास में ट्रांसफर कर देता है विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, जो कि स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिनको हम बोलते हैं क्या, थोड़ा सा बड़ी बना देती हूँ ताकि आपको, अच्छा न्यूक्लियस तो है ही नहीं, माय बैड। अच्छा मैं इसमें न्यूक्लियस बना रही हूँ, मेरी गलती है, सॉरी। बैक्टीरिया डोंट हैव एनी न्यूक्लियस। तो यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ से निकल के बेटा इस तरफ चला जाएगा और इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में जाके कंबाइन हो जाएगा। तो ऐसे जीन ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं पिल्लाई। द स्ट्रक्चर फॉर द जीन ट्रांसफर इज नोन एज पिल्लाई। क्लियर? So this is the type of reproduction in your bacteria. Clear? Lastly we have mycoplasma. तो mycoplasma जैसे कि मैंने बताया ये सबसे smallest है, these are the smallest bacteria, जिसमें से एक क्या आता है, PPLO, जिसको smallest cell भी कहते हैं। प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं बेटा इसको, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है ये। नेक्स्ट जो माइकोप्लाज्मा होता है बेटा, ये हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। अब कोई सेल वॉल नहीं होती, इसके कारण इनकी शेप्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। सो हेंस दे आर केपेबल ऑफ द प्रोसेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी ये अपनी शेप्स को चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई रिजिड सेल वॉल नहीं है। दे कैन चेंज देयर शेप्स। ठीक है, ये अपनी शेप्स को चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई रिजिड सेल वॉल नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग डिजीजेस, दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ठीक है, एनिमल्स में ये ज्यादातर प्लूरल डिजीजेस कॉज करते हैं। तो कैटल्स के अंदर सबसे पहले जो इनकी डिस्कवरी हुई थी ना, वो कब हुई थी, जब इनको सबसे पहले
कैटल्स के अंदर प्लूरल डिजीज कॉज किया था इन लोगों ने, वहां से इनको डिस्कवर किया था. फ्रॉम देयर दे वर डिस्कवर्ड दैट दे कॉज दी प्लूरल डिजीजेस. क्लियर हो गया? यस और नो? चलिए हम यहाँ पे फटाफट से एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन वी आर सॉर्टेड. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा? किंगडम मोनेरा में इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड है? हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड एज किंगडम मोनेरा? ईस्ट, मशरूम, एल्गी, इट इज बैक्टीरिया. क्लियर? चलिए ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which structure is characteristic of all bacteria? कौन सा स्ट्रक्चर उसमें सारे बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक है? हाँ जी, न्यूक्लियस सबके पास है? नो. क्लोरोप्लास्ट? नो. माइटोकॉन्ड्रिया? नो. सेल वॉल? यस. बेटा देखा जाए तो इस ऑप्शन में हम कह सकते हैं कि यस सेल वॉल है, बट आपके सिर्फ माइकोप्लाज्म में ऐसी एक्सेप्शन है जहाँ पे सेल वॉल इज एब्सेंट. सो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेवी है, बट स्टिल अगर ये हमारे पास ऑप्शन है तो बेटा देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो हेंस ये ठीक है. ठीक है, सेल वॉल ज्यादातर तो सेल वॉल होता ही है सबके पास में. इन विच डोमेन ऑफ द लाइफ डू एक्सट्रीमोफाइल्स सच एज थर्मोफाइल्स, हैलोफाइल्स, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग यूकैरिया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, दे बिलोंग टू आर्की. ठीक है, ये सब आर्की से, आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं. प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिनका सेल वॉल का कॉम्पोजिशन ही कुछ ऐसा है कि भाई दे आर allowing them to survive in some such extremities. Which system of classification groups organism based on their evolutionary history and shared ancestry? हाँ जी, evolutionary history के basis पे classification. Artificial, morphological, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. मैंने आपको बताया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को डील करते हैं. वी कंसिडर द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इन द केस ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस. लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एंड कन्वीनियंसेस. हाँ जी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऑन इकोलॉजिकल रोल्स. यस. एवोल्यूशनरी तो नहीं होते. एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एंड कन्वीनियंसेस, यहाँ पे सिर्फ हम क्या लेते हैं, उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, बाकी और कोई भी चीज हम कंसिडर नहीं करते. ठीक है, इट इज योर जस्ट द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. डन? चलिए, that was all. So thank you so much everyone. We will be meeting again in the next class with the next kingdoms, that is your Protista and Fungi. ठीक है, चलिए, that was all. Thank you so much and bye bye.